हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल क्लास कंटिन्यू किया जाए, तो आज के इस सेशन से हम लोग साइंस न्यूमेरिकल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग साइंस न्यूमेरिकल के 5 महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन साइंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का PDF कहाँ मिलेगी, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लिख लें, फिर जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप मेंशन कर लें, क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसकी वेग जो है 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 150 kg है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मास सिर्फ और सिर्फ आपको भरमाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में मास का कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप सिंपल सोचिए ना, जब कोई वस्तु होगा तो उसमें द्रव्यमान तो ऑब्वियस सी बात है, रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको पहले ही इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। कहा जा रहा है कि 150 kg का जो वस्तु है इसका वेग 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जा रहा है? तो सर 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग है, जो u है, वो कितना है सर? 6 मीटर पर सेकेंड। और जो इसका अंतिम वेग v है वो कितना है सर? 16 मीटर पर सेकेंड। और ये वेग में परिवर्तन कितनी देर में हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 सेकेंड में हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इतना जो वेग आपका परिवर्तित हुआ है 5 सेकेंड में, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? a = वाट। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। हम सबको मालूम है a = v - u/t होता है। v को हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं और u को हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और त्वरण को तो हम लोग a से रिप्रेजेंट करते ही हैं। ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं सर a = हो जाएगा, v मेरा 16 मीटर पर सेकेंड है, तो 16 - 6, u कितना है मेरा? 6 मीटर पर सेकेंड। अब बटा क्या हो जाएगा सर? 5। तो 16 में से 6 गया, आपका कितना बचा? 10। 10/5, यानी कि आप कहेंगे कि सर वस्तु का जो त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर से हमारे अर्थ पे रिटर्न आ जाता है। तो आप सभी कहते हैं सर ये तो पृथ्वी के गुरुत्व के चलते होता है, ग्रेविटी के चलते होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर करने के बाद नीचे आता है? जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर करने के बाद नीचे आता है। तो किसी भी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हैं और वो वस्तु जितनी ऊंचाई कवर करती है वो उसकी क्या कहलाती है सर? मैक्सिमम हाइट कहलाती है, यानी कि महत्तम ऊंचाई कहलाती है। आप कहेंगे नहीं समझे, तो ध्यान दीजिए कि जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आप कहेंगे सर ये बॉल फिर से क्या होगा? रिटर्न आ जाएगा। जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आप कहते हैं सर अर्थ के ग्रेविटी के चलते ये बॉल फिर से क्या होगा? अर्थ पे रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ पे रिटर्न तभी आएगा जब ये अपना मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेगा।
ये क्या करेगा, अपना मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है और वो महत्तम ऊंचाई को कवर कर लेती है, यानी कि अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तो वहां पे वस्तु का वेग जो होता है कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु जैसे ही मैक्सिमम हाइट को कवर करेगी, अपने महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगी, वस्तु का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद वो वस्तु ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई बॉल है जिसको 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। आप लोग मत हड़बड़ाना। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, g का वैल्यू कितना लिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बॉल मैक्सिमम हाइट जब कवर करेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि t इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे बड़ा ही आसान है सर, वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर वस्तु नीचे की ओर आ रहा होता तो हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला लगाते। ऊपर जा रहा है तो हम लोग कह रहे सर जो वस्तु पे त्वरण लग रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिख रहे हैं हम लोग। तो आप कहेंगे सर तब तो आसानी से बन जाएगा। अंतिम वेग जो भी वस्तु मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो तो फिक्स ही है, जीरो ही होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर जीरो इक्वल टू हो जाएगा, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 25 माइनस हमको g का वैल्यू 10 लेना है, टाइम तो सर निकालना ही है। ये 25 इधर आ जाएगा तो आप कहिएगा माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस 10t हो जाएगा। सर ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब आप t निकालेंगे तो कहेंगे सर 25/10 हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेकेंड। आप कह सकते हैं सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर 2.5 सेकेंड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी लगभग। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु को मीनार से नीचे की ओर गिराया जाता है जिसका प्रारंभिक वेग शून्य है, और वो वस्तु मीनार से जब शून्य वेग के साथ नीचे की ओर गिरता है तो पृथ्वी के धरातल पर 4 सेकंड में पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका ए बी क्या है, एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई से क्वेश्चन में कहे अनुसार प्रारंभिक वेग 0 के साथ किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराया जा रहा है, और ये पृथ्वी के धरातल पर कितने देर में पहुंच रहा है सर, 4 सेकंड बाद पहुंच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि h इक्वल टू व्हाट। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम लोग h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब हम लोग h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेते हैं, लेकिन जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब हम लोग h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लेते हैं। चूंकि आपके क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई से वस्तु को गिराया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, जबकि g का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे g का वैल्यू क्या लेंगे, तो भाई मेरे आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब आपके क्वेश्चन में g का वैल्यू ना दिया हो तब आप g का वैल्यू कितना लेंगे, तो आप लेंगे सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल गया है। अब आप इस फार्मूला के सहारे इस मीनार की ऊंचाई को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप कह रहे हैं सर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि u आपका प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग वस्तु का कितना है, 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ g का वैल्यू कितना लेंगे सर 9.8, टी स्क्वायर है यानी कि 4 इंटू 4 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। जब आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 0 हो जाता है, यानी कि बचा आपका ये वाला भाग।
तो आप कह सकते हैं सर h इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 हो जाएगा। आप इसको और सरल कर लीजिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 2 जा 4 हो जाता है, तो आप कहेंगे 9.8 इंटू 8 हो जाएगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर 8 8 64 और 9 8 72, 6 कितना हो जाएगा 78। यहाँ पे आप पॉइंट डाल देंगे, यानी कि 78.4 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लगभग ऊंचाई कितनी होगी, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 80 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर, 40 मीटर, और आपको आ रहा है 78.4 मीटर। आप कहेंगे सर ये तो 80 के नज़दीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का लगभग आंसर कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर 80 मीटर। तो सर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। भाई मेरे, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर C/5 इक्वल टू F-32/9। यही क्या होता है सर, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है। आप कहेंगे ये सवाल कैसे बनेगा, 60 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे आएगा, तो बिल्कुल ही आसानी से ला सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सर C/5 इक्वल टू F-32/9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, तो यहाँ पे हम C के जगह 60 लिख सकते हैं, 60/5 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू F-32/9 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। आप कहेंगे सर 12 9 108 हो जाएगा और F-32 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप F इक्वल टू क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 108, ये -32 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +32, यानी कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है। भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। फिर आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। आपको मालूम है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो उस दिन का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फिर से आपका सेम सवाल है, आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो आप सभी कहते हैं सर C/5 इक्वल टू F-32/9। ये रिलेशन होता है किस में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो उस दिन का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो आप बड़े ही आसानी से कहेंगे कि सर C के जगह हम लोग 35 को रखेंगे, तो 35/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू F-32/9 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और आप कहिएगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 7 63 इक्वल टू F-32 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर -32 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 63 + 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F। आप कहेंगे सर 3 2 5 और 6 3 9, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पांचों क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।